द टाइम्स में खुशामदीद। गैस और पेट्रोल को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचने लगा है, हंगामा बर्पा हो गया है। लगातार मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाक़ों से वीडियोज़ सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है, जहां लोगों को गैस नहीं मिल रहा है या पेट्रोल नहीं मिल रहा है। लोग आपस में लड़ने लगे हैं। गुजरात के पेट्रोल पंप की वीडियो वायरल हो रही है, मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप की वीडियो वायरल हो रही है, या इसी तरह यूपी के कई शहरों में पेट्रोल पंप जो है वहाँ की वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ देखा जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगी हुई है। 1 किलोमीटर तक कतार में लोग खड़े हैं, लाइन लगी हुई है पेट्रोल लेने के लिए। उधर उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के पेट्रोल पंप की एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें देखा जा रहा है लोग आपस में लड़ रहे हैं, हाथापाई हो गई है, बस इस बात के लिए कि मुझे पहले पेट्रोल लेना है, तो मुझे पहले पेट्रोल लेना है। ख़ासतौर पर 2 व्हीलर वाले जो हैं, बाइक वाले हैं, सबसे ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है पहले उसके बाइक की टंकी फुल हो जाए, वो पेट्रोल भरा ले, तब दूसरा भराएगा। खुद दिल्ली में कई इलाकों से खबरें सामने आ रही है, दिल्ली में भी पेट्रोल पंप पर अब भीड़ लगने लगी है। लोग जाकर अपनी टंकी को फुल कराने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पेट्रोल की कमी होने वाली है, तेल की कमी होने वाली है। उधर गैस एजेंसियों के पास या गैस की जो दुकानें हैं, वहाँ भी लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। कई अखबारात ने तो बाज़ाब्ता रिपोर्ट भी शाया कर दी है कि गैस को लेकर के कितनी किल्लत हो रही है, और ख़ुद इस किल्लत का ऐलान बाज़ाब्ता सरकार ने किया है। पार्लियामेंट में एक दिन पहले देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोविड में जो संकट आया था, कोविड में देश के लोगों को जिस बहरान का सामना करना पड़ा था, उसी तरह के बहरान और क्राइसिस का सामना करने के लिए भी देश के अवाम तैयार हो जाए। तो जब देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ही अपने हाथ खड़े कर दिया और कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से या मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से भारत पर भी गहरा असर पड़ रहा है और हम इस मसले को हल नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद ही माहौल बहुत ज़्यादा पैनिक बन गया, पूरे देश का माहौल ख़राब हो गया, लोगों में हाहाकार मच गया है, हाथापाई हो रही है, खाना जंगी शुरू हो चुकी है। जबकि देश के प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी, हुकूमत की जिम्मेदारी थी लोगों को तसल्ली देना, लोगों के बताना कि मसाइल कम होंगे, किसी चीज़ की किल्लत नहीं होगी, काला बाजारी नहीं होगी, आप किसी चीज़ को जमा मत कीजिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी मत कीजिए, सारी चीज़ें मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया। गैस की टंकी के बारे में कह दिया गया कि 14 लीटर की जगह 10 लीटर गैस होगा। पेट्रोल के बारे में कह दिया गया, कीमतें बढ़ा दी गई और उसका ये असर लोगों को देखने को मिल रहा है। उधर एनडीटीवी ने आज एक रिपोर्ट शाया की है और एनडीटीवी की इस रिपोर्ट को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए ईरान से या किसी भी देश से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इंटरनेशनल वाटर का हिस्सा है और वहाँ जाने से या वहाँ से गुजरने से किसी भी जहाज़ को ईरान नहीं रोक सकता है। ये भारत का ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आया है, एनडीटीवी ने शाया किया है, दूसरे अखबारात ने भी इस खबर को शाया किया है और दरअसल पार्लियामेंट में जवाब दिया गया और इस जवाब ने बता दिया है कि गैस और पेट्रोल की जो किल्लत है लंबे अरसे तक चलने वाली है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला वो नहीं है जो बताया गया है। जो भारतीय सरकार का मौक़िफ़ सामने आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इंटरनेशनल वाटर का हिस्सा है और इंटरनेशनल वाटर से किसी भी जहाज़ के गुजरने के लिए किसी भी देश से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा वहाँ से अगर कोई जहाज़ गुजर रहा है तो ईरान उस जहाज़ को गुजरने से नहीं रोक सकता है। जहाज़ जो आता है तो जो कंपनीज़ है जिसके अंडर जहाज़ आते जाते हैं, ऑयल टैंकर जिसके मातहत होते हैं, वो काम करते हैं और कंपनी फ़ैसला करती है कि जहाज़ कब जाएगा, नहीं जाएगा, कब जहाज़ खड़ा रहेगा। भारत सरकार का इससे लेना देना नहीं है। ये जो पूरा बयानिया सामने आया है, इससे हमारी कमज़ोरी दिख रही है। सच्चाई यह है कि अपना हॉर्मुज़ ईरान का ही हिस्सा है, वो इंटरनेशनल वाटर का हिस्सा नहीं है। इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो भी बना रखी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहाँ पर बिल्कुल नज़दीक हो जाता है और उसका आधा इलाका ईरान का है और उसका आधा हिस्सा जो है वो ओमान का है, क्योंकि 24 किलोमीटर का ही इलाका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, 12 किलोमीटर का इलाका ओमान का, 12 किलोमीटर का जो इलाका है वो ईरान का हो जाता है। ईरान की तरफ पानी गहरा है, ओमान की तरफ पानी गहरा नहीं है, तो जहाज़ों के गुजरने के लिए डेप्थ चाहिए, गहराई चाहिए, इसलिए ईरान की तरफ से गुजरना होगा। और ईरान ने हमेशा क्लेम किया कि वो उसका अपना हिस्सा है, वो चाहे तो जहाज़ को यहाँ से गुजरने देगा, चाहे तो जहाज़ को नहीं गुजरने देगा। अब तक ईरान ने बग़ैर टैक्स के वहाँ से जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे रखी थी।
अब ईरान ने वहां जहाज़ों के गुजरने के लिए टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। ईरान की पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता प्रपोजल आ चुका है। खबर है कि कुछ जहाज़ों से टैक्स लिया गया है और उसके बाद उन जहाज़ों को वहां से गुजरने दिया गया है। अमेरिकी सदर ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने से अमेरिकी सदर को झुकना पड़ा ईरान के सामने। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सच्चाई है। खुद IRGC ने और ईरान ने ऐलान कर रखा है कि अब नया हॉर्मुज खुला हुआ है, ओपन है, लेकिन उन देशों के लिए जो अमेरिका और इजराइल के अलाइज नहीं हैं, ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है, खा वो अमेरिका हो, इजराइल हो या इसके अलाइज हो। इसके अलावा जितने ममालिक हैं उन सब के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर इस वक्त भारत का 22 जहाज़ फंसा हुआ है। 500 से ज़्यादा जो मल्ला है, जो क्रू मेंबर्स है, वो उन जहाज़ों में फंसे हुए हैं और वो जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजर पा रहे हैं। पिछले दिनों में 2 ऑयल टैंकर को, उसमें से गैस टैंकर था, एक ऑयल टैंकर था, गुजरने की इजाज़त दी गई तो दोनों टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके भारत पहुंच गए। बकिया को परमिशन नहीं दी गई है। तो ये रियलिटी है, ये सच्चाई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। और जब अमेरिका को झुकना पड़ा, अमेरिका ये नहीं कह पा रहा है कि वो इंटरनेशनल वाटर का हिस्सा है और ईरान उस पर कब्जा नहीं कर सकता या ईरान वहाँ अपना फैसला नहीं थोप सकता, बल्कि अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान से बातचीत करनी पड़ रही है। बातचीत के ज़रिए मसले को हल किया जा रहा है। लेकिन भारत के अवाम को बता दिया गया कि वो इंटरनेशनल वाटर का हिस्सा है, ईरान उसको बंद नहीं कर सकता और अगर वो बंद है तो पूरी दुनिया के लिए बंद है। जब ईरान ने भारत के सामने 3 शर्तें रखी थी। ईरान ने कहा था भारत इन 3 शर्तों को मान ले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दिया जाएगा। भारत की तरफ से 2 शर्तों को मानने की कोशिश भी की गई, उसके बावजूद ईरान ने भारत के लिए उसको ओपन नहीं किया है। ईरान की तरफ से जो सबसे अहम शर्त थी वो ये कि ब्रिक्स ममालिक में भारत कंडम की तजवीज़ पेश करे, प्रपोजल पेश करे और ब्रिक्स ममालिक की तरफ से ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले को कंडम किया जाए। और ये भारत ने किया है। देश की पार्लियामेंट में और अपने ट्विटर पर भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले अमेरिका और इजराइल के हमले को कंडम भी किया है, उसकी मजम्मत भी की है। लेकिन उस मजम्मतनामा में भारत के वज़ीर आज़म ने अमेरिका और इजराइल का नाम नहीं लिया। ईरान ये चाहता है कि भारत अमेरिका और इस्राइल का नाम लेकर मजम्मत करे और यहीं पर मामला फंसा हुआ है। और उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि अब हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। 12-13 दिनों के बाद देश के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के सदर से फ़ोन पर बातचीत की, दोबारा फ़ोन पर बातचीत की, कहा कि हम यहाँ तक आ चुके हैं, हमने अपने उसूलों से, अपनी फॉरेन पॉलिसी से इतना तो समझौता कर लिया है, लेकिन अब इससे ज़्यादा भारत समझौता नहीं करने वाला है। भारत सरकार ने यह भी बता दिया कि भारत की जो प्रायोरिटी है वो इस्राइल है, अमेरिका है। अमेरिका और इस्राइल जो चाहेगा भारत वही करेगा, चाहे भारत के अवाम को जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्राइसिस का सामना करना पड़े। उधर जो अपोजिशन है, जो अवाम है, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पार्लियामेंट में इकरा हसन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, अखिलेश यादव की बीवी डिम्पल यादव ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और भी कई नेताओं ने पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और साफ लफ्ज़ों में कहा कि ईरान का दोस्त भारत है, भारत का दोस्त ईरान है। और भारत में जो एनर्जी आती है 40% से ज़्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ज़रिए आती है। उधर इसराइल का भारत से कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन भारत ने इसराइल को तरजीह देकर और ईरान से दुश्मनी मोल लेकर या अरब मुल्कों की फ़ॉरेन पॉलिसी में इसराइल को घुसाकर गलत क्या है, उसका जो खमियाजा है पूरे देश की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। सुनिए मेंबरान पार्लियामेंट ने क्या कुछ कहा। हाल के दिनों में सरकार ने 2 बड़े ब्लंडर किए हैं जिनका बोझ आम जनता को उठाना पड़ रहा है। एक हमारी यूएस के साथ जो ट्रेड डील है और दूसरा विदेश नीति में अमेरिका के सामने जो हमारा आत्मसमर्पण है। खाड़ी क्षेत्र में कभी भारत का रुख स्वतंत्र और संतुलित था, लेकिन आज हमें दूसरों के संघर्ष में उलझकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल विवाद में भारत एशिया का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला देश बना है। चीन सस्ता तेल लेकर अपने नागरिकों को राहत दे रहा है, जबकि हमारे यहाँ एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान जैसे पुराने मित्र के कठिन समय में हम खुलकर समर्थन नहीं कर सके और आज गैस आपूर्ति के लिए बार बार अनुरोध करना पड़ रहा है। विदेश नीति साहस और स्पष्टता से चलती है।
इसको ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी जी ने अपनी शहादत से साबित किया। 36 साल की उम्र के लीडर ने कभी 56 इंच की छाती का दावा नहीं किया, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका के सामने झुकने की बजाय उन्होंने शहादत को गले लगाना पसंद किया। लचर विदेश नीति ने देश को महंगाई और आपूर्ति के संकट की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार कहती है भंडार पर्याप्त है, तो कीमतें क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के साथ जो हाल है वह व्यापार समझौता भी यही बताता है। आज भारत अमेरिका के साथ $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस रखता है, लेकिन इस समझौते के बाद हमें हर साल $100 बिलियन का आयात करना पड़ेगा। इससे सरप्लस घाटे में बदल जाएगा। इस ट्रेड डील ने देश के किसानों को अमेरिका के अमीर किसानों के हाथों बेच दिया है। अगर ट्रेड डील करनी ही थी तो पहले देश के किसानों को अमेरिकी किसानों की तरह भारी सब्सिडी देते, उन्हें तैयार करते और फिर ट्रेड डील करते। यह तो वैसा है जैसे दौड़ में किसी के हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए और फिर कहा जाए अब दौड़ कर दिखाओ। हमारे किसानों के हाथ पैर महंगी यूरिया, महंगी बिजली और महंगे कृषि यंत्रों से बंधे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल पर बात हो और महंगाई पर बात ना हो तो आम लोगों के साथ अन्याय है। आम आदमी के लिए रोजमर्रा के खर्चे महंगे होते जा रहे हैं। एलपीजी, स्वास्थ्य और शिक्षा की महंगाई सबसे अधिक है। सरकार 2025 में महंगाई को 1.7% बताती है। सर 2 मिनट बस कंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल महंगाई 14% है, ये एशिया में सबसे ज्यादा है। और शिक्षा की महंगाई 12% तक पहुंच गई है। कई परिवार अपनी आय का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए या उसकी विवाह करने के लिए खर्च करने पर मजबूर है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की थी। उम्मीद थी इससे 4 करोड़ नौकरियां बढ़ेंगी। 2 लाख करोड़ का बजट भी दिया गया, लेकिन ये योजना एक भी युवा को नौकरी देने में असफल रही। इसी तरीके से पीएम इंटर्नशिप स्कीम का हाल भी यही है। 1.6 लाख का ऑफर दिया गया। सर 2 मिनट। 16,000 युवाओं ने ज्वाइन किया, आधे से ज्यादा बीच में छोड़कर चले गए और अंत में सिर्फ 95 युवाओं को नौकरी मिली। सरकार ने चुपचाप इसका बजट 95% घटा दिया। जब आप हेडलाइन मैनेजमेंट, दिखावा और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए स्कीम बनाते हैं तो उसका हश्र यही होता है। मैं अंत में किसानों की बात करना चाहती हूँ। ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण पर देश की पीढ़ी आबादी निर्भर है। इस मंत्रालय का पिछले वर्ष का बजट सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। 53,000 करोड़ ग्रामीण विकास और 7,000 करोड़ कृषि कल्याण के लिए बेकार पड़ा रहा। गांव, किसान और मजदूर मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सरकार हाथ पैर बांधे बैठी रही। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस सदन से मांग करती हूं कि इस वित्त विधेयक को खारिज किया जाए। 2019 की कॉर्पोरेट टैक्स कटौती को वापस लिया जाए। सामाजिक क्षेत्र पर खर्च को कम से कम जीडीपी का 6 से 8% तक बढ़ाया जाए। हर पूंजीगत खर्च को रोजगार सृजन से जोड़ा जाए और वास्तविक एमएसपी का ग्रामीण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इससे कम कुछ भी 140 करोड़ भारतीयों के साथ धोखा होगा जिन्होंने हमें चुना है। महोदय, ये जनता सब देख रही है। इस सदन को तय करना होगा कि हम कॉर्पोरेट कल्याण के हक में काम करेंगे या जनता के कल्याण में। मैं इस विधेयक का विरोध करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वो आपदा में अवसर नहीं था, वो तो सिर्फ दाम बढ़ते थे। आज तो संकट है और ये संकट जो है लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा झंडा लहराते हुए एक फोन पे जो है जहाज निकल गया, तो 2 ही शिप निकले हैं, 22 शिप अभी अटके हुए हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि ये शिप अटके क्यों, सही है, क्यों ही अटके, अभी तो देखना पड़ेगा। 80 साल बाद अचानक ही नौबत कैसे आई। इतने इस देश में प्रधानमंत्री हुए, किसी के जमाने में नहीं अटके, चाहे नेहरू जी हों, चाहे उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे इंदिरा जी हों, और चाहे जो है आपके देवगौड़ा जी जा रहे हैं, इनके जमाने में चंद्रशेखर जी, नीरज यहाँ बैठे हैं, इनके पिता बेस्ट रिलेशन ईरान से थे, सबसे हमारे अच्छे थे, इजराइल से भी अच्छे थे, ईरान से भी अच्छे थे, अमेरिका से भी अच्छे थे, रूस से भी अच्छे थे। कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि किसी और अन्य कोई प्रधानमंत्री, किसी का कोई झगड़ा किसी से था। हमारी नीति ऐसी थी कि सबसे दोस्ती, किसी से झगड़ा ना, हमारे जहाज रुकते थे ना कुछ होते। अब ये एक नया शुरू हुआ कि हमने वो विदेश नीति पूरी तरह से उलट दी।
अब हम ऐसे चले गए कि हम बिल्कुल जो है इजराइल के ब्लॉक में शामिल हो गए, उसके गुट में शामिल हो गए। और जो है वो सबीर भाटिया, जिसका हॉटमेल होता है तो बहुत बड़ा आईटी का है अमेरिका को, उसने एक लाइन लिखी ट्वीट में अपने कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन दैट इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड। इसका मतलब क्या है, वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। और वो विजेंद्र सिंह, आपके लोकसभा बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, उनका हरियाणा में भाषण हुआ अभी, वो भाषण आपने सुना, वो सब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने गांव के लोगों की सभा थी बहुत बड़ी, उसमें कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृशक्ति तो हम है और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए? हम वसुधैव कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वज और पुरखे थे। भारतीय ऋषि, भारतीय संत, महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए? इसका अर्थ क्या? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि कब से यहूदियों को उन्होंने पूर्वज मान लिया। हम पूर्वज थे, भारत के लोग पूर्वज थे, हमारे राम कृष्ण, हमारे ऋषि मुनि वो हम थे जिनका गौरव हमें है। बाकी सब कौन थे पूर्वज हमारे? तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी विदेश नीति में हमने जो कुछ भी किया वो इस तरह का किया कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्या कि हम दुश्मनी कभी किसी से लेते नहीं थे, हम दूसरों की लड़ाई में अपना सर क्यों डाल रहे हैं? हम तो उसी नीति पे रहे, नॉन अलाइंड नीति, निर्गुण नीति। ये क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जाके अपने आप को समर्पित करना पड़ा? हम उस ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं और एक एक जहाज को निकलवाने के लिए फोन करना पड़ रहा। ऐसी स्थिति तो भारत सरकार की कभी नहीं हुई थी। तो क्यों ये कर रहे हैं? ये हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको जो है हम जो इस चीज़ पे जो है गवर्नमेंट को अपनी बदलना चाहिए। आज यहाँ पे बैठे सुधांशु जी सारे लोग हैं, आपको पता क्या असर हो रहा है? आप कहते हैं सब ठीक, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। व्हाट इज हंकी डोरी? बनारस काशी विश्वनाथ का मंदिर, और वहाँ सबसे बड़ी महत्ता बाबा विश्वनाथ के बाद है माँ अन्नपूर्णा देवी की, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी का जो पूजन होता है कि उनका भंडार कभी खाली नहीं होता, उनका भोजन का भंडार कभी अन्नपूर्णा देवी खाली नहीं होता काशी में। अन्नपूर्णा देवी की रसोई पे कल ताला लगाना पड़ा क्योंकि गैस ही नहीं बची है। आपने सुना मेंबरान पार्लियामेंट को जिन्होंने बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में इस पॉलिसी की तनकीद की है, लेकिन भारत सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। भारत सरकार की तरफ से अब आवाम को कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। ईरान ने अभी भी कह रखा है कि अगर ईरान की शर्तों को भारत मान ले, ईरान की तवक्कात को भारत पूरा कर दे, तो भारत के लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कर दिया जाएगा। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर ओपन है, इसी तरह तुर्की के लिए ओपन है, जापान के लिए ओपन है, चीन के लिए ओपन है और भी कई देशों के लिए ओपन है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार जब ईरान के साथ इस पूरे मामले में अहम रोल नहीं निभा रही है, तो ईरान ने भी भारत के जहाज़ों को आने से रोक रखा है और इसका भारत पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि भारत के लिए मसला सिर्फ तेल का नहीं बल्कि 4 चीज़ों का है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए तकरीबन 60% तेल भारत में आता है। उसके बाद जो गैस है वो 90% स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से भारत में आता है। तीसरा जो खाद है, किसान जिसका खेतों में इस्तेमाल करते हैं, वो भी बड़ी मिक़दार में भारत वहीं स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए आता है मिडिल ईस्ट के देशों से। चौथा सबसे बड़ा नुकसान देश का यह है कि मिडिल ईस्ट के देशों में 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय आवाम रहती है। वहाँ वो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं और उससे रेमिटेंस आता है जो 51 अरब डॉलर से ज़्यादा होता है सालाना। ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, उस पर असर पड़ेगा, वो कम हो जाएगा। तो 4 तरीक़े से भारत का सबसे ज़्यादा नुकसान है। इसके बावजूद इसराइल भारत के लिए अहम है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ईरान पर अमेरिका और इसराइल के होने वाले हमले की मजम्मत उन दोनों देशों का नाम लेकर नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों? इसी पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि आखिर
भारत के लिए इसराइल इतना अहम क्यों है, जबकि भारत का इसराइल से कोई लेना देना नहीं। क्या आरएसएस और हिंदुत्व की जो पॉलिसी है, उसका जो एजेंडा है, उसकी आइडियोलॉजी जो इसराइल के कट्टरपंथियों और यहूदियों से मैच खाती है, वो ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है देश की 140 करोड़ अवाम से? यही सवाल है। आपका क्या सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर लीजिए, या नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। मिला टाइम्स की वेबसाइट पर जाइए, 99 या 299 की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। इसका बहुत सारा फ़ायदा भी आपको मिलेगा।